हाय एवरीवन। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के टॉपिक कार्ब धात्विक यौगिक के बारे में बात करने वाले हैं। कार्ब धात्विक यौगिक ऐसे यौगिकों को कहा जाता है जिनमें धातु को जैसे मैंने एम से लिखा है, धातु तथा कार्बन, इसके मध्य यदि बंध उपस्थित हो तो उसे कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। इस बंध की उपस्थिति होना अत्यंत आवश्यक होता है। ये धातु है, धातु के पास में ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में बंध बना है, इसे कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक के उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। जैसे धातु जिंक यहाँ पे है, जिंक धातु के साथ में दोनों ओर एथिल समूह जुड़े हुए हैं। एथिल समूह में कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन और इस धातु के मध्य ये जो बंध बना है, इसलिए आप इस यौगिक को कार्ब धात्विक यौगिक कह सकते हैं। यहाँ पे CH3 और लिथियम धातु के मध्य बंध बना है, ये होता है एल्किल लिथियम, जिसे सुपर ग्रेन्युलर अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। C2H5MgBr मैग्नीशियम धातु और C2H5 एथिल समूह, जिसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बंध बना होने के कारण इसे भी कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। गाइज, ये थी कार्ब धात्विक यौगिकों की परिभाषा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कार्ब धात्विक यौगिकों के नामकरण की। कार्ब धात्विक यौगिकों का नामकरण करने से पहले कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना आवश्यक होता है। कार्ब धात्विक यौगिक का फर्स्ट नियम आता है कि कार्ब धात्विक यौगिक में यदि केवल कार्बन और धातु ही उपस्थित हो तो पहले कार्बनिक समूह का तथा बाद में धातु का नाम लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के सामने है CH3Li मैथिल लिथियम। CH3 को मैथिल से लिखा जाता है क्योंकि कार्बनिक समूह का नाम पहले आपको लिखना है, इसलिए पहले हम मैथिल लिखेंगे, उसके बाद में लिथियम नाम लिखा जाता है। धातु और कार्बन का नाम कार्ब धात्विक यौगिक में धातु और कार्बनिक समूह का नाम लिखते टाइम इनके बीच में गैप नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पॉइंट, यदि कार्बनिक मूलकों की संख्या एक से अधिक हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इनका नाम लिखा जाता है। कार्बनिक मूलकों में जैसे हमारे पास एक मैथिल समूह है और दूसरा एथिल समूह है। मैथिल और एथिल में अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है, उसी का नाम हमें पहले लिखना है। एग्जाम्पल, एथिल है, एथिल में ई आता है, मैथिल में एम आता है। ई अल्फ़ाबेट में पहले आता है, इसीलिए एथिल का नाम पहले लिखेंगे तथा मैथिल का नाम बाद में लिखेंगे। इसका पूरा नाम यदि लिखते हैं तो हमारे पास बनता है एथिल मैथिल जिंक। ये सेकंड नियम था। नेक्स्ट है, यदि कार्बनिक मूलक समान हो तो इनकी संख्या को डाई, ट्राई व टेट्रा जैसे उपसर्गों से दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आपके पास जिंक धातु है, जिंक के दोनों साइड ही एथिल समूह है, इनकी संख्या 2 होने के कारण इनको डाई एथिल जिंक से दर्शाया जाता है। ये था इसका थर्ड पॉइंट। गाइज, ऐसे ही आपके पास यदि इनकी संख्या 3 होती, कार्बनिक समूहों की संख्या, तो हम ट्राई लिखते, यदि 4 होती तो 4 के लिए टेट्रा का उपयोग करते। इसी प्रकार इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही इनके उपसर्गों का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक हम 3 नियम देख चुके हैं कार्ब धात्विक यौगिकों के। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फोर्थ नियम की। कार्ब धात्विक यौगिकों के नामकरण में फोर्थ नियम आता है, यदि कार्बनिक मूलक में पहले से कोई उपसर्ग उपस्थित हो तो इनकी संख्या को बिस, ट्रिस, टेट्राकिस इत्यादि उपसर्गों द्वारा दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, C5H5 ट्वाइस Fe। गाइस, यहाँ पे C5H5 का नाम आपको पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम यदि आप देखेंगे तो इसका नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल। इसके नाम में पहले से डाई आया है, इसीलिए इसके लिए डाई टाई टेट्रा का उपयोग ना करके बिस, ट्रिस, टेट्राकिस जैसे उपसर्गों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम C5H5 होल ट्वाइस को दर्शाने के लिए बिस लिखेंगे। बिस लिखकर इस लिगेंड का, इस कार्बनिक समूह का पूरा नाम लिखेंगे साइक्लोपेंटाडाइनिल। लास्ट में धातु का नाम लिख देंगे जो कि आयरन है। ये था फोर्थ नियम। नेक्स्ट रूल के बारे में यदि हम बात करें तो नेक्स्ट रूल है कि यदि धातु के साथ कार्बनिक मूलक के अलावा हाइड्रोजन भी जुड़ा हो,
हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उस हाइड्रोजन को हाइड्रिडो से लिखा जाता है। जैसे ये वाला Sb धातु है, Sb धातु के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है, इस हाइड्रोजन का नाम हाइड्रिडो लिखा जाता है। ये हाइड्रिडो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इस पूरी श्रृंखला में हम रखने वाले हैं। कार्बधात्विक यौगिकों में यहाँ पे कार्बनिक समूह के तौर पर दो चीज़ें हमारे पास उपस्थित हैं, एक है CH3, दूसरा है C2H5। गाइस ये दोनों धातु के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट धातु के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। मैथिल और एथिल और हाइड्रिडो तीनों में हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, पहले जो आएगा उसका नाम पहले और अल्फ़ाबेट में जो बाद में आता है उसका नाम हमें बाद में लिखना होता है। यहाँ पे एथिल, मैथिल और हाइड्रिडो में सबसे पहले ई आता है तो एथिल का नाम सबसे पहले, फिर एच, हाइड्रिडो का नाम लिखेंगे, फिर मैथिल, लास्ट में हम धातु का नाम लिखेंगे Sb धातु जिसका नाम है एंटीमनी, ये हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो हाइड्रिडो जो होता है उसका स्थान अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल हमें कहता है कि यदि कार्बधात्विक यौगिक में कार्बनिक समूह के अलावा कोई अकार्बनिक समूह भी उपस्थित हो तो पहले कार्बनिक समूह का तथा बाद में धातु का और अंत में अकार्बनिक समूह का नाम लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल Sn धातु है हमारे पास, Sn धातु टिन धातु होती है, इसके साथ में दो मैथिल समूह जुड़े हैं और दो ही ब्रोमाइड समूह जुड़े हैं। ब्रोमाइड क्योंकि अकार्बनिक समूह है और मैथिल कार्बनिक समूह है, इसलिए मैथिल का नाम पहले और ब्रोमाइड का नाम धातु के बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बनिक समूह का, कार्बनिक समूह मैथिल है, संख्या 2 है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे डाई मैथिल, इसका नाम लिखेंगे हम डाई मैथिल। नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं धातु का नाम जो कि टिन है, टिन को टिन ही लिखेंगे। नेक्स्ट है ब्रोमाइड है हमारे पास और इसका नंबर भी 2 है, इसलिए इसे हम दिखाने वाले हैं डाई ब्रोमाइड से, तो इसका पूरा नाम होगा डाई मैथिल टिन डाई ब्रोमाइड। गाइस इसी टाइप से आपको इसका नामकरण कर लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास इसी में C2H5MgBr। C2H5 एक कार्बनिक समूह है जबकि Br एक अकार्बनिक समूह है, इसलिए पहले हम C2H5 का नाम लिखेंगे, इसका नाम है एथिल, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसका कंप्लीट नाम होने वाला है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। गाइस आपको इसी तरह से इनके नाम लिखते चले जाना है। नेक्स्ट रूल है हमारा, नेक्स्ट फोर्थ सेवंथ रूल, कार्बधात्विक ऋणायन का नाम लिखने के लिए धातु के नाम के अंत में एट जोड़कर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। गाइस इसमें हमें पता चल रहा है कि धातु का नाम हमें सामान्य नहीं लिखना है, सामान्य से थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे होगा, जैसे हमने ये पूरा संकुल दिखाया है, इस संकुल के ऊपर ऋणात्मक आवेश हमने दिखाया है। गाइस ये आवेश केवल धातु का नहीं है, ये पूरे संकुल का है, हमें धातु पर आवेश इसके साथ निकालना है, ये जो लिगेंड उपस्थित है कार्बनिक समूह वाला, इसके साथ में हमें इस पर आवेश निकालना है। यदि हम इसकी बात करें कि आवेश कैसे निकाला जाता है, तो आवेश निकालने के लिए धातु को हम X मानते हैं, धातु को X मानकर यहाँ पर लिगेंड पर जो आवेश होता है वो लिखा जाता है। लिगेंड का आवेश की यदि बात करें तो इस लिगेंड पर आवेश -1 होता है। ये ये आपका एथिल समूह है, एथिल समूह में लिगेंड पर आवेश -1 पाया जाता है और क्योंकि इनका नंबर 3 है इसलिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू हमें -1 रखना है, इज इक्वल टू में ये वाला चार्ज यहाँ पर रखा जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे x - 3 इज इक्वल टू -1 और यहाँ से इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास x की वैल्यू आती है +2। मीन्स जिंक धातु पर आवेश की यदि बात की जाए तो वो +2 आवेश रहता है। हम इसका नाम सामान्य नियमों के अनुसार लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास कार्बनिक समूह है, पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखेंगे, कार्बनिक समूह का नाम है ट्राई एथिल, 3 है क्योंकि इनका नंबर, इसलिए हमने लगाया ट्राई। C2H5 को एथिल बोला जाता है इसलिए हमने लिखा एथिल। नेक्स्ट हमारे पास धातु है जिंक। आपको पता है कि जब ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बनता है तो धातु के नाम के अंत में ATE जोड़ा जाता है, ATE से 8 बनेगा, इसलिए हम जिंक को जिंकेट बना देंगे। जिंक का नाम यहाँ पर जिंक ना लिखकर जिंकेट लिखा जाएगा क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास 2 आई थी, इसलिए ब्रैकेट में हम सेकंड लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे आयन। ये इसका पूरा नाम था। इसके जैसा ही दूसरा एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
यहाँ पे CN, इसे साइनाइड कहा जाता है। इसके लिए भी आप ऑक्सीकरण अवस्था निकाल कर देख सकते हैं। इसके लिए जब आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, धातु को मानेंगे X, जो आपका लिगेंड है, लिगेंड पर -1 चार्ज है, -1, और इनका नंबर 6 है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू -3 लिखेंगे। X -6 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। मतलब इस धातु पर आवेश +3 होगा। यहाँ पर जो Fe धातु है, इस पर आवेश +3 होगा। इसका नाम लिखने के लिए पहले कार्बनिक समूह का, जो कि साइनाइड है, इसे साइनो से लिखा जाता है। तो 6 के लिए हेक्सा उपसर्ग का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम लिखेंगे हेक्सा साइनो। क्योंकि यहाँ पे फेरस धातु है, फेरस धातु को यदि हमें 8 लगाना है तो 8 लगाकर हम लिखेंगे फेरेट, फेरेट, और लास्ट में इसका ऑक्सीकरण अंक दिखाएंगे जो कि +3 है, तो थर्ड आयन। ये होगा इसका कंप्लीट नामकरण। गाइस, अभी भी कार्बधात्विक यौगिकों का नामकरण जो है वो लगभग ख़त्म हो गया है। इसमें थोड़ा सा एक और रूल बचा है, वो आप लोग देख लेंगे। रूल ये है नेक्स्ट है कि यदि धातु पर धनायन और उदासीन यौगिक हो तो धातु का नाम सामान्य तौर पर ही लिखा जाता है, सामान्य नियमों के अनुसार ही लिखेंगे और ऑक्सीकरण अंक उसका अंत में दिखा देंगे। जैसे हमारे पास है C6H5 होल थ्राइस SN, इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव के लिए हमें धातु में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। C6H5 फेनिल समूह है, क्योंकि इसकी संख्या 3 है, इसलिए हम लिखेंगे ट्राइफेनिल। SN धातु टिन होती है, टिन, और लास्ट में हम इसका लिख देंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था गाइस आप पहले बताए नियमों के अनुसार निकाल सकते हैं। C6H5 के लिए -1 आएगी, और ओवरऑल जब आप निकालेंगे तो आपके पास इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 आती है, इसलिए हम टिन के लास्ट में ब्रैकेट में लिखेंगे